अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जगह देख के गेस करें कि आज मैं कहाँ पे आई हूँ, कौन मुझे इस सिटी से देख रहा है और कौन यहाँ पे गया हुआ है। खैर, तो आज मैं बहुत ज़रूरी काम से गई हुई थी। आज मैं आई हुई थी अलनूर गार्डन में सलमा एवान के ब्यूटी सैलून पर। जैसे कि आपको पता है, जहाँ इतनी सारी तैयारियां हो गई वहाँ पे ब्राइडल मेकअप जो है हम इसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं क्या हर लड़की चाहती है कि वो अपने बिग डे पे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी और चाहती थी कि जब भी मेरी शादी हो मैं इनसे मेकअप करवाऊं, क्योंकि मैंने देखा कि इन्होंने ना सिर्फ काशी के साथ काम किया हुआ है बल्कि इनके साथ काफ़ी शूट्स भी थे। तो अब काशी तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मैम से जाके मिलूं। जब से हम लोगों ने शादी की तैयारियां स्टार्ट की हैं, पता नहीं क्या हो गया, मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलूँ, टिकटॉक खोलूँ, मैं कोई भी ऐप ओपन करती हूँ, मेरे सामने हमेशा ब्राइडल्स की ही फोटोज आ रही होती हैं। तो मैं हर ब्राइडल को देखने के बाद ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा लुक करूंगी, मैं ऐसी नजर आऊंगी। तो बहुत सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें लेके मैं जब इनके पास आई तो मैंने इनसे बात की। माशाल्लाह इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैम बहुत ही ज़्यादा नाइस है। मैंने उनको बताया कि मैं क्या क्या सर्विसेज लेना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत जब मैंने उनको बताया तो उनके पास यहाँ पे एक एल्बम थी जिसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी काशी के साथ जो शूट्स वगैरह किए हुए थे वो उनकी लुक मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि चले मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकंड डे और मेहंदी के जो लुक हमारे पास अवेलेबल हैं वो किस तरह के हैं। तो जनाब फ़ोटोज़ में तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था और एज़ यू नो ड्रेसेस भी इतने प्यारे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा नाइस। तो हर लुक को देख के यही लगता है कि अच्छा मुझे ऐसे ही करना है, बट ऐसे तो नहीं हो सकता। तो खैर उन्होंने मुझे सारी ब्रीफिंग दी कि ये देखें आप इस तरह से जो है लुक करवा सकती हैं, आपको ये ड्रेसेस भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आपको कंप्लीट लुक इस तरह से बना के देंगे। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और जो भी मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे ना, मैंने उनसे वो क्लियर कर लिए। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो हेयर्स हैं ना वो अभी तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक हैं। तो मुझे ब्लैक बाल नहीं पसंद। मैं ना मोस्टली ऐसे होता है साल में एक बार हेयर कलर कर लेती हूँ। मुझे ब्राउन बाल अच्छे लगते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं किया। मैं यही सोच रही थी कि जब शादी का टाइम नज़दीक आएगा तब मैं हेयर कलर करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मैम से यही बात कर रही थी कि मेरे बाल जो है ना वो इस तरह के, इतनी उनकी लेंथ है और मुझे इस तरह का शेड चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे ना कलर पैलेट पड़ा हुआ है जिसके अंदर तमाम कलर अवेलेबल हैं। आपको कलर चूज़ करना होगा, उसके बाद जो है ना मज़ीद हम आपको उसके बारे में गाइड कर देंगे। और एक और चीज़ मैंने इनको बताई कि मुझे कट डाउन नहीं करवाना। वो मोस्टली ऐसे होता है ना जिसमें पहले बालों में ब्लीच लगाई जाती है, सारा कलर रिमूव करते हैं और फिर लगाते हैं। तो आई थिंक इसको हाईलाइट्स बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे हाईलाइट्स नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ओरिजिनल हेयर्स हैं उनके ऊपर ही जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो है ना वो शेड आए। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने मुझे कलर दिखाए कि ये कलर हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं उनसे ये भी कहती थी कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से वो कलर जो है ना वो अच्छा लगना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे कलर करके देंगे, वो बिल्कुल आपके ओरिजिनल हेयर्स लगे। नेक्स्ट मैंने मैम से बात की कि मैंने आज तक अपने बालों में कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो है ना वो नेचुरली अच्छे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं केराटिन करवाऊँ तो मेरे बाल जो है ना वो स्ट्रेट रहें। तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी कि हमारे पास जो केराटिन है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और आप किस तरह से करवा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कम से कम आपको शादी से 1 हफ्ता पहले ये तमाम सर्विसेज लेनी होंगी ताकि आपको मज़ीद अच्छे रिजल्ट मिले। पहले तो मैं फिर भी अपनी थोड़ी बहुत केयर करती थी, लेकिन जब से शादी की तैयारियां स्टार्ट किया मुझे कोई होश नहीं रहती। मेरे हाथों पाँव का भी इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं उनसे कह रही थी कि अगर मैं मैनी पैडी करवाऊं तो उसका मुझे रिजल्ट कितने दिनों में मिला गया और मुझे कितनी बार करवाना चाहिए। और उसके बाद ये भी पूछ रही थी कि मुझे वो अच्छी सी होम रेमेडीज़ बताएं जिससे जो सन टैनिंग हो जाती है ये रिमूव हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपका अच्छे से मैनी पैड भी करेंगे। नेल्स का भी मैं पूछ रही थी कि भी मेरे नेल्स जो है ना वो नेचुरली इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते। कॉज ऐसा होता है कि काम वगैरह करते हैं तो नाखून टूट जाते हैं। और एक रेलिक्स का मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उससे आपके ओरिजिनल नेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो हम आपको ना यहाँ पे नेल फिक्स करके देंगे कि जो नकली नेल्स होते हैं ना आर्टिफिशियल। उसके बाद जनाब यहाँ पे एक मॉडल को मैम तैयार कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ड्रेस की डिटेल्स भी चाहिए तो आप बता दें। उन्होंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ। ये ड्रेस जो मुझे दिखा रहे थे ना, कहते हैं इनका न्यू आर्टिकल है। ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और उसके साथ उन्होंने कहा कि आपको तमाम मुकम्मल एक्सेसरीज जो है ना हमारे पास अवेलेबल होती हैं। मैंने आज तक वैसे 1-2 बार लाइफ में लेंस लगाए, लेकिन जब भी लगाए ना मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं जब भी लेंस लगाती हूँ तो ऐसा होता है कि मेरी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद मुझे लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी का पूछना था कि ज्वेलरी वगैरह कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने कहा आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, हमारे पास ज्वेलरी वगैरह भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जनाब वो हमें दिखा रही थी कि इस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी जो हमने लगाई है ना वो आजकल ये एंटीक इंडियन सेट बहुत इन है, तो ये पहनने में भी अच्छे लगते हैं। और सेट वाकई बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बिल्कुल ऐसे रॉयल लुक आ रही थी इसको देख के ना। उसके साथ मज़ीद भी एक्सेसरीज थी जिसमें आई थिंक इसको झूमर बोलते हैं और कांटे भी थे बड़े प्यारे, रिंग्स और कड़े भी बहुत नाइस थे।
तो उन्होंने मुझे तमाम चीज़ों का डिटेल में बताने के बाद उसका बता दिया कि ये आपको ना इजीली जो है ना वो हर साइज़ में सेट्स मिल जाएंगे। अब मैं घूम फिर के यहाँ पे सैलून विज़िट कर रही थी कि यहाँ पे और क्या-क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जनाब इनके पास ना इलेक्ट्रिक मसाज चेयर है और मैं ना इसको देख के कह रही थी कि क्यों ना मैं इसको टेस्ट करके देखूँ कि इसमें जो है ना कैसा फ़ील होता है। बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है और जब मैं बैठी ना तो वो इतना नीचे है ना, मैं एकदम से बीच में गिर गई। तो खैर चेयर तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग थी और मैं अपने साथ वालों से कह रही थी ऐसा करो मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं 2 घंटे सो जाती हूँ फिर चले जाएँगे। कहती चलो अभी भी उठ जाओ, ज़्यादा यहाँ पे आराम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चेयर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मीन्स आप यहाँ पे सर्विसेज लेने आए, थक जाएँ तो रेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली आई थिंक ऐसा होता भी है कि अपने बिग डे के ऊपर इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, आपको बाहर कितनी देर तक बैठे रहना पड़ता है। तो इस सेंस में आप जो है ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखा रही थी कि इन्होंने एक कॉर्नर सा रेडी किया हुआ है जहाँ पे वो ब्राइडल को तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत अपना शूट भी करवा सकते हैं। जैसे मोस्टली ऐसे होते हैं ना पार्लर्स में ट्रांजिशन वीडियोस बनी होती हैं, तो वो यहाँ पे बन सकती हैं। मीन्स इनका ओवरऑल पार्लर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और यहाँ पे वो मॉडल को तैयार कर रहे थे तो मैं भी देखने के लिए आ गई कि किस तरह का मेकअप हो रहा है। तो माशाल्लाह मैम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके भी और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए। यहाँ पे आई थिंक किसी का ना हेयर ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने केराटिन करवाना था तो इस वजह से मुझे उन्होंने ऊपर भेज दिया। तो यहाँ पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि केराटिन का रिजल्ट कितनी देर तक रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रहता है, जब तक आपके न्यू हेयर्स ग्रोथ नहीं करते। जो न्यू हेयर्स आते हैं वो उनमें थोड़े से वेव्स आ जाती हैं और जो स्ट्रेट के होते हैं वो स्ट्रेट ही रहते हैं। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम मैं कहती हूँ अगर काफ़ी ज़्यादा रश भी पड़ जाए तो भी आपको इजीली जो है ना वो आपकी बारी आ सकती है। मैं बस यही देखती कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और ट्रीटमेंट वगैरह भी उनके काफ़ी अच्छे हैं। कॉज मैंने वही बताया ना कि मैं रिजल्ट्स देख चुकी थी नीचे। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने ब्राइडल लहंगा देखना था, वो देखने के लिए ना हम यहाँ पे काशी आई थिंक ब्राइडल इनके पास ड्रेसेस अवेलेबल थे। तो इनकी शॉप पे मैम ने हमें भेजा था कि आप उनके पास ड्रेसेस देख लें, बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं और एहसन जो है ना, साथ में मेरी फ्रेंड्स भी हैं बट वो बिहाइंड द सीन हैं, ठीक है। तो इनके पास हम लोग आ गए, हमने इन्हें बताया कि हमें ड्रेसेस वगैरह दिखा दे। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि होपफुली मेरे साइज़ में ड्रेसेस अवेलेबल हों। ये ना वो लास्ट टाइम जब शॉपिंग करने गए तो मेरा बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट हुई थी। तो बाकी खैर मैंने इनको बताया कि किस दिन मेरा इवेंट है और मुझे किस तरह के लहंगे चाहिए ना। तो इनके पास तकरीबन हर एक वैरायटी है जो भी एक ब्राइडल के लिए ज़रूरी होता है ना, मेकअप, ज्वेलरी, बैग्स और ईच एंड एवरीथिंग। तो जनाब इन्होंने जो लहंगे दिखाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लहंगे को देखने के साथ ही मुझे ये हो रहा कि इतनी लंबी लेंथ ये मुझे कैसे पूरे आएंगे। तो लहंगे बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, उन्होंने हमें काफ़ी वैरायटी निकाल के दिखाई। अब मैंने यहाँ से एक लहंगा लेके जब वो उसको ऐसे देखा ना साथ लगा के कि मुझे पूरा है कि नहीं, यकीन करें मेरे गले तक आ रहा था, मीन्स नीचे भी था और उसके बाद उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं चलेगा। तो खैर एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ से जब मैंने इनसे लहंगा पकड़ा ना ट्राई करने के लिए, और लहंगा इतना हैवी, मुझे लगता है कोई 20 kg तो लहंगे का वेट होगा, बहुत हैवी लहंगे थे। मैंने कहा भाई इनको तो हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा, दोनों हाथों से नहीं उठाए जा रहे, तो इसको पहन के चलते कैसे, ये तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको लाइट वेट दिखा रहे हैं। ये जो अभी लहंगा मैं देख रही हूँ, ये लहंगा जो है ना ये फ्रंट साइड पे काम था और बैक साइड पे ना थोड़ा सा काम था, मीन्स ये बाकियों के मुकाबले में थोड़ा लाइट वेट था। बट वही चीज़ है, मसला फिर वही था कि लेंथ बहुत ज़्यादा थी। मैं उनसे ये कह रही थी कि आप प्लीज़ कम लेंथ में दिखा दें। उन्होंने कहा कि एक्सटेंडर साइज़ होता है हमारे पास, इसी साइज में अवेलेबल होते हैं। भाई यही कह जा रही थी आपको पूरा आ जाएगा। मैंने कहा भाई कैसे पूरा आ जाए, इतनी ज़्यादा लेंथ है, इतनी मेरी हाइट होती तो फिर क्या ही बात होती। तो खैर मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है, लेकिन आई थॉट ये जो है ना ये स्टैंडर्ड हाइट के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो मेरा काम नहीं चला। खैर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई, जो मैं कह रही थी मैं परेशान हो रही थी। तो खैर हम वहाँ से निकले, अब भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग ना मेरी फ्रेंड की तरफ आ गए। उन्होंने जनाब कॉल की कि आपका आज का लंच हमारी तरफ है। तो हमने कहा चलें जी। हम लोग वहाँ से निकले और जनाब इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और भूख से चक्कर भी आ रहे थे, और फिर इस चीज़ की भी टेंशन हो रही थी कि चले, मुझे तो ये था कि यार ड्रेस फाइनल हो जाएगा, वो भी नहीं हो सका। तो एहसन को मैं कह रही थी एहसन बाइक अंदर लेके चलो यार, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो हम जब बाहर के अंदर गए तो जनाब जाते साथ पार्किंग में ये बाइक्स वगैरह हम लोगों ने लगा दी, और उसके बाद फिर जितनी गर्मी लग रही थी उसके बाद जो हमारी खातरदारी हुई, मैं कहती हूँ ना पूछें। और भाई मज़े ही आ गए। जनाब जाते साथ उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह दिए, और साथ में मेरी फ्रेंड्स देख रही थी शादी के लिए ड्रेस के वो शादी वाले दिन क्या पहने। अब यहाँ पे बहस ये चल रही थी कि एक ड्रेस था बहुत ही प्यारा, थोड़ा काम था, तो साथ वाली कह रही थी कि ये रहने दो हैवी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बहुत प्यारा ड्रेस है, पहन ले। मैं आप ही को कह रही थी पहन ले।
तो इस वजह से जनाब तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे ना एक स्लाइस केक का खाया और कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पी। मुझसे पता नहीं क्या हो गया, आजकल मुझसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जा रही। वैसे ये अच्छी बात है, वैसे छोड़ी नहीं जाती। और उसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा बेटा मेरे पास आ गया, माशाल्लाह इतना इनोसेंट बच्चा, मैं आपको क्या बताऊँ, मजाल है, उसने बोला हो कुछ भी, मैं उससे इतनी बातें करती थी, उसको गोद में बिठाया, बस नीचे मुँह करके शर्माता रहा। इतने प्यारे लगते हैं ना इस तरह के बच्चे। मोस्टली बच्चे होते हैं ना जो ऐसे अपने पास बुलाएं, प्यार करें, फिर भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये होता है कि भाई हम आपसे प्यार ही तो कर रहे हैं, लेकिन ये माशाल्लाह इतना क्यूट बेटा था, मजाल है। उस जरा भी ऐसे हुआ वो तंग। उसके बाद मैं ज़रा इधर उधर थोड़ा सा घूम रही थी और ऐसन से कह रही थी कि ऐसन तुम खुश हो ना। उसके बाद जनाब हमारा खाना लग गया। उन्होंने माशाल्लाह मैं कहती हूँ बहुत ही हमारी खातिर तवज्जो की, और जब भी हम इनकी तरफ हमारा आना होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। इतने प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ ना सिर्फ पेश आते हैं, बल्कि हमें तो समझ नहीं लगती, इतनी चीज़ें बंदे से खाई भी नहीं जाए, वो जो फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ना हमारे लिए बड़ा मज़े का खाना बनाया हुआ था, तो मैं ना राइस वगैरह ले रही थी। भूख से इतना बुरा हाल हो रहा था ना, खाने की खुशबू से भूख और बढ़ गई। और जनाब मैं ऐसन से कह रही थी, ऐसन तुम भी खाना स्टार्ट कर लो। तो ऐसन कहता हाँ बीबी तुम तो खाओ, फिर मैं भी खा लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल खाए। चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े थे, मुझे तो काफ़ी दिनों बाद में खाया। आपको पता हमारे घर में तो बनते नहीं। खैर वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकले, और आज का दिन 50-50 रहा, कुछ काम हुए कुछ काम नहीं हुए। खैर अल्लाह हाफिज़।